नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, इजरायल और ईरान का जो युद्ध है उसके 7 दिन हो चुके हैं, 7वां दिन है। खबर ये है कि अब ट्रंप साहब जो है वो बैकअप दे रहे हैं इजरायल को। कहा यह जा रहा है कि ट्रंप ने जो है वो प्लान फाइनल तैयार करा लिया है युद्ध का, और जब वो आदेशित करेंगे उसमें अमेरिका की एंट्री हो जाएगी। लेकिन सवाल मेरा ये है कि आखिर ये हालात ऐसे बने क्यों? एक तरफ रूस ने साफ ये कहा कि अगर ईरान मदद मांगेगा, अभी तक उसने मदद मांगी नहीं, अगर मदद मांगेगा तो हम विचार करेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये साफ हो रहा है कि या तो ईरान जो है साथ में नहीं खड़ा है रूस के, या फिर ईरान को मदद की जरूरत नहीं है। ईरान अपने आप में कैपेबल है, सक्षम है, अभी वो लड़ सकता है। ईरान को इस बात का भरोसा है। और सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस भी वो ईरान की तरफ से वायरल हुई जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई 3 साल तक लड़ने के लिए अभी हमारे पास युद्ध के सामान मौजूद है। ये सारी चीजें। दूसरी तरफ 7वें दिन ही इजराइल के साथ अमेरिका को खुल करके खड़ा होना पड़ रहा है, युद्ध लड़ने की तैयारी करनी पड़ रही है। इसका मतलब ये साफ होता है कि जो इजराइल है उसके पास उसको मदद की जरूरत है। उसके पास या तो गोला बारूद खत्म हो रहे हैं, हथियार खत्म हो रहे हैं, या वो उसकी तबाही जो है वो जरूरत से ज्यादा हो चुकी है। ये कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो क्या माना जाए, क्या इजराइल जो है वो 7वें दिन ही कमजोर पड़ चुका है, उसको मदद की आवश्यकता हो गई है, इसलिए अमेरिका को खुल करके खड़ा होना पड़ रहा है? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, ये जो घटनाक्रम है आपने बिल्कुल सही कहा कि 7वां दिन है और 7वें दिन में बाजी पलटती हुई दिखाई देगी। और बाजी कैसे पलट रही है वो हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इजराइल का एक सूत्री एजेंडा ये है कि किसी भी तरीके से ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स का जो है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको किसी भी कीमत पर तबाह किया जाए। आज सुबह भी आपने देखा कि उनका जो हैवी वाटर की फैसिलिटी है उसको तहस नहस करने की कोशिश की उन्होंने। असली खेल है फोर्डो का। फोर्डो बेसिकली पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसके अंदर जो मेन ईरान का पूरा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, और उसमें तो आईएई तक ने भी ये बात कही है कि 87% तक यूरेनियम प्योरीफाई हो चुका है। आपको पता है 90% में तो परमाणु बम तैयार हो जाता है। तो 87.5 तो मार्च की रिपोर्ट थी। उसके बाद आपको और मुझे तो नहीं पता कि क्या स्थिति है एक्चुअल। बेसिकली क्या है कि इजराइल की चिंता यह कि देखिए, इजराइल बहुत छोटा देश है जब आप तुलना करेंगे ईरान। ईरान के अंदर जितना इन्होंने कितना भी कुछ ये कर ले, उतना विध्वंस दिखाई नहीं दे रहा। और असली पर्पज क्या था कि वो जो उनकी न्यूक्लियर पावर, वो सारे का सारा तो न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। अब 695 फुट की पहाड़ों की तलहटी के अंदर वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इजराइल ने तो 3 दिन पहले, आपको ध्यान है, उन्होंने बोल दिया था कि हमारे पास इसको तोड़ने का, इस पर हमला करने का हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसके लिए हमें अमेरिका की मदद की जरूरत पड़ेगी। यानी कि वो 3 दिन पहले से अमेरिका की मदद मांगने पर लगे हुए हैं। लेकिन अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व होने से बच रहा है। ट्रंप को खासतौर पर डर लग रहा है कि स्थानीय जनता किस तरीके से रिएक्ट करेगी। आपको पता है कि उनका जो पॉपुलरिटी रेटिंग है इस महीने का लेटेस्ट, वो 38% तक आ चुका है। 52 पे शुरू किया था उन्होंने 20 जनवरी को, आज वो 38 पे। इज वन ऑफ द मोस्ट अनपॉपुलर प्रेसिडेंट विद इन 5th मंथ ऑफ हिज प्रेसिडेंसी। तो वो सीधा हाथ जलाने से इसमें बचना चाहते हैं। वो इजराइल को हर तरीके की मदद देना चाहते हैं। लेकिन जो बम चाहिए, जो इस फोर्डो प्लांट को तबाह करने के लिए, बेसिकली वो केवल बंकर बस्टर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इतनी गहराई है उसकी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका B2 बम्बर है उसको एक ही जगह पे स्टिल करके हवा के अंदर, और उसी जगह पर लगातार रह करके हिट करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तब आप फोर्डो तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, ईरान इतना आसानी से उनको ये सब करने देगा? और जो फोर्डो पावर प्लांट है, वो जो फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट है, उस पर जो रशियन जो मिसाइल डिफेंस प्रणाली है S-300, वो लगी हुई है। तो ऐसी सूरत में जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है इजराइल, किसी भी संघर्ष का, किसी भी युद्ध का मिलिट्री पैरालाइज में एक शब्द होता है स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। आपका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करना है ईरान का। तो आप नहीं कर पा रहे ना, ये हकीकत है। बदले में आपके पास आयरन डोम है, आपके पास अमेरिकन थर्ड का भी वो है, आपके पास सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम। उसके बावजूद पहले 7 दिनों के अंदर ईरान ने क्या क्या कर दिया अनापेक्षित तौर पर। आज जब आप और मैं बात कर रहे हैं, तो ईरान ने उनका जो ग्रेटर अपना तेल अवीव है, उसके अंदर उनका स्टॉक एक्सचेंज था, उसको भी उड़ा दिया। 2 दिन पहले अगर आपको ध्यान हो, मोसाद का हेडक्वार्टर उड़ाया था। उसके उसी दिन उन्होंने जो इनका जो अमन AMAN, जो उनका मिलिट्री इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर है, उसको उड़ा दिया था। उनके जितने भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने पोर्ट्स, हाइफा पोर्ट है, वहां पर वो हमला कर चुके हैं। यानी कि पूरे का पूरा इजराइल
एक खास अंदाज में राम प्रकाश जी ईरानी मिसाइलों की जद में है कंप्लीटली। कोई ऐसा हिस्सा नहीं है आपके पास आयरन डोम हो चाहे थार्ड हो चाहे कुछ भी हो, उसके बावजूद वो सक्सेसफुली हिट कर रहे हैं। और आज मैं और आप जब बात कर रहे हैं, इससे 1 घंटा पहले इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि हमारे नागरिक ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, हमारे अस्पताल पर हमला कर रहे हैं। उनसे कोई ये पूछे कि आप पिछले साल भर से आप फिलिस्तीन में क्या कर रहे हैं? आपने बुजुर्गों को नहीं छोड़ा, आपने महिलाओं को नहीं छोड़ा, आपने बच्चों को नहीं छोड़ा, हजारों हजार की संख्या में। वो तब कोई मानवाधिकार नहीं थे, तब क्या वो नागरिक नहीं थे? क्या वो इंसान नहीं थे? यानी कि बेसिकली जो करने चले थे वो गए थे हरिभजन को लोटन लगे कपास, सारे का सारा उल्टा पड़ गया मामला। वो गए तो थे न्यूक्लियर प्लांट उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, अपना सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका ध्वस्त होता जा रहा है, लगातार होता जा रहा है। और ईरान किसी भी सूरत में, देखिए आप क्या सोच रहे, ट्रंप कोशिश नहीं कर रहे क्या सीज फायर? खूब कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद खामनेई ने यह कह दिया कि पहले युद्ध रोकना होगा, इजराइल को अपना यूनिलेटरल सीज फायर करना होगा, उसके बाद हम बात करेंगे। यानी कि सरेंडर नहीं कर रहे वो सशर्त बात कर रहे हैं कि हम कर देंगे कोई बात नहीं, लेकिन पहले ये बंद करें ऑपरेशन पूरे। तो एक 80-82 साल का बुजुर्ग खामनेई जिस तरीके से 56 इंच का सीना निकाल के अमेरिका और इजराइल दोनों के सामने खड़ा है, खामनेई को भी ट्रेलर दिया ट्रंप ने। उन्होंने कहा कि हमें जानकारी है कि खामनेई कहां छुपे हुए हैं और हम सीधा कार्रवाई कर सकते हैं। नहीं राम प्रकाश जी, ट्रंप तो बेसिकली देखिए क्या है, ट्रंप का तो खेल पिछले 2 दिन से अगर आप देखेंगे, जब से वो G8 से दौड़े हैं वापस, उल्टे पांव जब भागे थे, उनका खेल तो केवल एक रह गया कि वो मुंह से मिसाइलें मार रहे हैं, ट्विटर से और ट्रुथ से मिसाइलें मार रहे हैं। असली मिसाइल चलाई उन्होंने ना, उनकी हिम्मत है। अमेरिका के अंदर एक जनमानस इस बार बड़ा साफ है कि ट्रंप जो चुनाव जीत करके आए थे, उनका ये था कि हम दूसरे देशों की लड़ाई में पैर नहीं फंसाएंगे बीच में, ये उनका लगातार था। और ये उनकी चुनावी जीत का एक बड़ा पहलू था। अब देखिए ईरान बड़ा टेक्टिकल खेल रहा है इस बार। ईरान ने क्या किया कि अमेरिका के किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को, किसी भी एसेट को अब तक टच नहीं किया है, ना उसकी ऐसी कोई योजना है। तो जब तक प्रोवोकेशन ना हो तो अमेरिका को तो बहाना चाहिएगा कि कम से कम हम अपनी जनता को ये बताएं कि उन्होंने हमें छेड़ा था, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, हमारे बेसिस है मिडिल ईस्ट में, उस पर हमला किया, उसके जवाब में हमने कार्रवाई की। इसलिए ईरान विशेष तौर पर यह ध्यान रख रहा है कि उसकी तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई ना हो जिससे अमेरिका ऑफेंड। और इसराइल को वो सूद समेत दे रहे हैं वापस डेली के डेली, हर रोज जितना इसराइल करता है ईरान कम नहीं कर रहा, उससे ज्यादा ही कर रहा है। और ईरान में कम दिखेगा आपको नुकसान, क्योंकि बहुत बड़ा देश है। इसराइल में तो जितनी मिसाइलें लगेंगी वो सारी आपको दिखेंगी। अगर आप इसराइल के फोटोग्राफ्स देखेंगे आज, तो वास्तव में तहस नहस हुआ है वहां पर। जो क्या नाम इसका, जो मैंने आपको स्टॉक एक्सचेंज का बताया, जो ग्रेटर यरूशलेम में था, उसके वीडियो भेजे, दिखाएंगे दर्शकों को। बाकी जो शहरों की स्थिति है वो भी दिखाएंगे। बेसिकली क्या है राम प्रकाश जी कि आज की तारीख में इसराइल के अंदर बहुत जबरदस्त भगदड़ है। ना तो मेट्रो स्टेशनों में जगह है छुपने की नागरिकों को, और ना ही जो अंडरग्राउंड बंकर्स हैं उनमें छुपने की जगह है। हर तरफ भगदड़ है। और हालत ये है एक्चुअल में, अगर आप बात करेंगे तो वहां पर जो इजरायली नागरिक हैं वो इनके लोगों को, जो दूसरे देशों के नागरिक हैं, उनको रुकने भी नहीं दे रहे। उसमें भारतीय भी शामिल है कि मतलब हम बच जाए, बाकी ये बाहर वाले लोग बाद में देखेंगे, बंकर्स हमारे। तो जो इजराइल दूसरे देशों के साथ जो घटनाक्रम करता था, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को खराब करना, सड़कें तोड़ देना, बिल्डिंगें तोड़ देना, पोर्ट तबाह कर देना, वो सारा सीन पहली बार इसराइल में हो रहा है। इसलिए नेतन्याहू के हाथ पैर फूले हुए, इसलिए रह रहकर वो ट्रंप को याद कर रहे हैं, अमेरिका को पुकार रहे हैं। और ईरान ने अभी तक देखिए 3 एयरक्राफ्ट आए हैं अभी तक, जो क्रिटिकल मिलिट्री उसका जो साथ सामान है, चाइना से 3 आए हैं एयरक्राफ्ट, और वो भी ट्रांसपोर्टर ऑफ करके उतरे हैं ताकि किसी को उनकी लोकेशन ना पते। नंबर 2, जो काम पाकिस्तान के साथ किया था, फिर आपको ध्यान होगा चाइना ने जब भारत के साथ ऑपरेशन सिंदूर था कि रियल टाइम सैटेलाइट एक्सेस प्रोवाइड कराई थी, वो फैसिलिटी इन्होंने ईरान को भी एक्सटेंड कर दी। उससे भी ईरान को बहुत मदद मिलेगी अगर कोई काउंटर अटैक करना है, या अपनी डिफेंस में भी उनको रियल टाइम इंटेलिजेंस भी शेयर करना चाहिए ना अपनी तरफ से। तो अंदर खाने सब कुछ हो रहा है, अमेरिका भी सब कुछ अंदर मदद कर रहा है। लेकिन अमेरिका की हिम्मत, जब मैं और आप बात कर रहे हैं, तब तक नहीं पड़ी है युद्ध में डायरेक्ट उतरने की। और अगर आपको 2 दिन पुरानी घटना याद हो तो बेसिकली आप समझ लीजिए कि सारे के सारे खेल को ऑपरेट कर रहा है इसराइल। इसराइल का प्रधानमंत्री वो सारी की सारी टर्म्स को डिक्टेट कर रहे हैं। 2 दिन पहले आपको ध्यान होगा जो अमेरिका के अंदर इसराइल के राजदूत है, उन्होंने क्या कहा था कि हमारे पास बंकर बस्टर बम्स नहीं है जो अमेरिका के पास है, और वीरवार की रात और शुक्रवार को इस युद्ध में वो देखेंगे आप जो अब तक की सारी घटनाओं को छोटा कर देगा। इसका मतलब वो अमेरिका को एक टाइमलाइन भी दे रहे हैं कि वीरवार रात को या शुक्रवार को आपको ये काम करना है। अब ट्रंप उसकी हिम्मत जुटा पाएंगे नहीं। ट्रंप को चुनाव अपने देश में लड़ना है, उनको इजराइल में तो चुनाव लड़ना नहीं, अपने देश में लड़ना है।
अपनी पॉपुलरिटी देखनी है उनको, और इसके कायदे कानून नफा नुकसान क्या होगा। और अमेरिका के अंदर आपको पता है बहुत बड़े पैमाने पर, लगभग जो सर्वे हुआ कल, उसमें यह है कि 60% अमेरिकी जनता युद्ध के खिलाफ है, अमेरिका के युद्ध में भाग लेने के खिलाफ है। वो भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव ट्रंप के ऊपर निश्चित तौर पर रहेगा ये फैसला करेगा। एक और चीज है सर कि एक तरफ अभी चीन का आपने जिक्र किया, चीन तो अभी चीन का लेटेस्ट ताजा बयान आया है कि युद्ध, दोनों देश युद्ध रोकें। साथ में जब चीन के ऑफिशियल से ये सवाल किया गया अमेरिका के कदम को लेकर, तो उन्होंने एक तरीके से तेवर दिखाया है अमेरिका को भी। खबर है मेन स्ट्रीम मीडिया में, और एक और खबर है जो मेन स्ट्रीम मीडिया अगर ये खबर दिखा रहा है तो क्या ये चिंता की बात नहीं है? हमारे यहाँ का इस मीडिया जो है वो ये कह रहा है कि ईरान के सामने इजरायली एयर डिफेंस जो है वो सिस्टम ने दम तोड़ दिया है, और अब इजरायल जो है वो भारत से मदद मांग रहा है। तो इसका मतलब इजरायल की स्थिति बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका से ऑलरेडी मदद, ट्रंप के कहने के बाद भी अगर भारत से भी मदद की गुहार इजरायल सीधे सीधे लगा रहा है, तो इस स्थिति को क्या माना जाए? नहीं, राम प्रकाश जी, इजराइल को तबाही दूसरे देशों में करने की आदत है। उसने अपने यहाँ कभी तबाही देखी नहीं थी अपने यहाँ इस पैमाने की। और छोटा देश है तो थोड़ा सा अगर 4 बिल्डिंगों को भी हिट करती है ईरानी मिसाइलें, तो बहुत बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में एक मैसेज जाता है कि ईरान घर में घुस के मार रहा है, ईरान तेल अवीव के अंदर मार रहा है, ईरान इस जगह मार रहा है, ईरान हाइफा पे मार रहा है। तो अक्रॉस अगर इसराइल को देखेंगे आप, कोई ऐसा हिस्सा नहीं है इसराइल का जहां पर ईरान ने हमला नहीं किया है। और वो इसराइल जिसके ऊपर आप आयरन डोम की बात करते थे, अमेरिकन थर्ड की बात करते थे, आप कहते थे हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऐसा है, हमारे रॉकेट लॉन्चर से भी रॉकेट नहीं आ सकता। तो वो सारी की सारी जो चीजें थी, जो अवधारणाएं फैलाई थी इसराइल के बारे में, चूंकि वो लगातार युद्ध में है, लगातार युद्ध में है, कभी हमास के साथ, कभी फिलिस्तीन के साथ, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, खाली तो बैठते ही नहीं। बेसिकली नेतान्याहू ने अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए अमेरिका को अपने इसराइल को पिछले 1 दशक से लगातार युद्धों में उलझाए रखा है, और हर जगह पे अमेरिका की मदद करते हैं, उनका एजेंडा पूरा करते हैं, मिडिल ईस्ट को अनस्टेबल रखते हैं। इस बार पहला अवसर है कि जब सारी की सारी किसी ऐसे शत्रु ने 7 दिन तक ना केवल लगातार मुकाबला किया है, हकीकत आप देखेंगे तो 20,000 मिसाइलें हैं ईरान के पास, 20,000। अगर वो रोज की 200 मिसाइल भी मार दें तो उनके पास तो 100 दिन का जखीरा है। इसराइल कहां जाएगा, और कितना सा देश है? उन मिसाइलों में से अगर 200 भी ठीक जगह पे लगी, और जो लग रही है लगातार, जो उनका स्ट्राइक रेट आप देख रहे हो पिछले 7 दिन में, तो इसराइल में तो बचेगा क्या? नेतन्याहू को यही चीज बेचैन कर रही है, और ना केवल नेतन्याहू को बल्कि ट्रंप को भी, पूरे वेस्ट को भी ये बात डिस्टर्ब कर रही है। लेकिन समस्या यह है कि कोई भी सामने आकर के इसराइल के सामने खुलकर इसराइल की तरफ से लड़ना नहीं चाह रहा फिलहाल के लिए, अपनी डोमेस्टिक कंपल्शन के कारण। और इसीलिए ट्रंप जैसा अनाड़ी आदमी भी अब तक मैदान में नहीं कूदा है। वो ट्रुथ के सहारे ही कभी कहता है कि हमने ईरान के एयर स्पेस में कब्जा कर लिया, तेहरान के एयर स्पेस में कब्जा कर लिया। भाई, जब आप युद्ध लड़ रहे तो आप कौन होते हैं कब्जा करने वाले? या तो आप और इसराइल एक हो, या तो आप युद्ध का हिस्सा हो, या फिर आप ऐसे शब्द प्रयोग मत करो। दोनों ही चीज कैसे होंगी? तो ट्रंप कहीं ना कहीं बेसिकली अभी तक युद्ध में शामिल होने से डायरेक्टली बच रहे हैं। और मुझे ये भी गारंटी है कि अगर किसी तरीके से वो फोर्डो प्लांट पर हमला करने का फैसला करते हैं, जो इस पूरे खेल का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है, उस स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ये है, असली खेल कुछ और है, उसमें भी आएगा। तो उसके लिए आपको एक जगह पे B-2 बम्बर स्टिल करके एयर में, तब बार बार उसी जगह पे पेनिट्रेशन के लिए बम मारना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, ईरान इसकी अनुमति देगा? कोई भी एयरक्राफ्ट हो, अगर उसके देश में आके हमला करेगा तो ईरानी मिसाइलें तैयार बैठी। एक तो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है कि न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करो, और जो अनस्टेटेड ऑब्जेक्टिव है, जो ट्रंप का खेल है, वो है कि खमनेई को किस तरीके से सत्ता से बाहर करके अपनी किसी कठपुतली को वहां सत्ता में काबिज करो, जो अमेरिका का पूरे मिडिल ईस्ट का खेल है, ताकि वहां के हाइड्रोकार्बन्स की, वहां के कच्चे तेल की, वहां की नेचुरल गैस की लूट की जा सके, और उसको अमेरिका के हिसाब से सारी दुनिया में किया जा सके। ईरान इस बात के लिए कतई तैयार नहीं है, बड़ा देश है और वो लड़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। उनके लिए ये सर्वाइवल का सवाल है, अस्तित्व की लड़ाई है, डू और डाई का सवाल है। इसीलिए आप देख रहे हैं उनकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप खत्म, उनकी खुफिया लीडरशिप खत्म, उसके बावजूद भी उनके तेवरों में आपको कहीं कमी नहीं दिखाई दी, कहीं कमजोरी दिखाई नहीं दी, कहीं वो मदद मांगते दिखाई नहीं दे रहे। नेतन्याहू के हाथ पैर फूले हुए, पूरे इजराइल के हाथ पैर फूले हुए, पूरे वेस्ट के हाथ पैर फूले हुए, हकीकत यही। लेकिन सर, ट्रंप तो बार बार ये कह रहे हैं कि इजराइल के पास ज्यादा लेटेस्ट हथियार हैं, ज्यादा हथियार हैं, ईरान को सरेंडर कर देना चाहिए, न्यूक्लियर का जो प्रोग्राम है वो रद्द कर देना चाहिए। यही सब कह के वो लगातार धमकी दे रहे हैं।
नहीं रामप्रकाश जी, वो एक आपने टर्म सुनी होगी अंग्रेजी में, ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड। 2 मिनट में तो वो मिसाइलें मारने लग जाते हैं, तेहरान के हवाई उस पर कब्जा, हवाई क्षेत्र में कब्जा कर लेते हैं। 2 मिनट बाद फिर वो जेडी वेंस को लगा देते हैं कि आप एक बार बात कर लीजिए। तो दोनों ही फ्लैंक्स पे खेल रहे हैं। बेसिकली ये कि वो ईरान को डराने की कोशिश कर रहे हैं तमाम तरह के एग्रेसिव बयानों से। आपने देखा हुआ G8 में चलने के बाद और वाशिंगटन डीसी में लौटने के बाद 3 ट्वीट किए उन्होंने, जिस तरीके की भाषा प्रयोग की, क्या वो किसी राष्ट्रपति की भाषा हो सकती है क्या? संभव ही नहीं। उसके बावजूद भी वो एक जो होते हैं ना बाउंसर्स, बाउंसर की भाषा बोल रहे हैं। और ये बाउंसर, माफ कीजिएगा, ये परमाणु हथियारों से लैस है, इसके पास न्यूक्लियर ब्रीफ केस भी है। उसके बावजूद भी वो युद्ध में उतरने से क्यों बच रहा है? उसका सिंपल कारण ये कि उसको अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस इस बात की परमिशन नहीं दे रही। पूरे अमेरिका में इस बात का विरोध है कि आप इसराइल के साथ मैदान में नहीं उतरे ईरान के खिलाफ। ईरान हमारा दोस्त नहीं है तो स्थायी शत्रु भी नहीं। अमेरिकी जनता का ये मानना है। और ट्रंप के जितनी भी चीजें हैं, बेसिकली जिस तरीके से वो बहुत तेजी से पॉपुलरिटी गंवा रहे हैं अपनी, उनको लग रहा है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कोई ऐसी चीज ना हो जाए कि वहां लेने के देने पड़ जाए, इसलिए वो हाथ डालने से सीधा बच रहे हैं। लेकिन मुझे फिर भी ये लग रहा है कि जिस तरीके से नेतन्याहू ने अभी तक सारी की सारे इस खेल की टर्म्स डिक्टेट की हैं, वो इनको घसीट लाएंगे देर समय। और आपको वो भी ध्यान होगा 2 दिन पहले जिस तरीके से राजदूत ने कहा था कि वीरवार और शुक्रवार वाली बात, कि उस दिन इसमें ऐसा दिखेगा जो पिछली घटनाएं छोटी पड़ जाएंगी। तो आज की रात और कल का दिन ये बहुत महत्वपूर्ण है ईरान इजराइल के लिए। आज की तारीख में इजराइल बहुत ज्यादा सदमे में है और परेशान है, भगदड़ मची हुई है पूरे देश में। और नागरिकों के अंदर वहां के प्रधानमंत्री का जो सपोर्ट बेस है वो बहुत तेजी से इरोड हो रहा है। उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि इजराइल की हालत हो सकती है, वो भी ईरान जैसे देश के साथ। लेकिन ईरान पूरी फोर्स के साथ जवाब दे रहा है। ईरान के पीछे चीन खड़ा है, रशिया भी खड़ा है। और रशिया के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उन्होंने तो कल बड़ी कमाल की बात कही। उन्होंने कहा कि हमसे अभी मदद नहीं मांगी है, मांगेंगे तो करेंगे, देखेंगे उस समय। लेकिन ईरान तो जो अपने जो परमाणु में प्रसार पे तैयार था, उसने तो अपनी सारी शर्तें पूरी की। ट्रंप और वेस्ट भागा है उस पूरी डील को छोड़ करके। और जिस तरीके से सारी दुनिया को पता है कि जो नेगोशिएटर्स थे न्यूक्लियर डील के, उनको जिस तरीके से मार दिया इसराइल ने यूनिलेटरल स्ट्राइक में, वो भी अपने आप में पूरे वेस्ट के लिए उसका जवाब देना मुश्किल होगा युद्ध के बाद, जब इस सारे मामले का एनालिसिस होगा, चाहे वो यूएन में, चाहे कहीं बाकी और जगह। सर, विश्व युद्ध की भी लगातार चर्चा हो रही है। जिस तरीके के हालात बने हैं अमेरिका के कूदने के बाद, कि अमेरिका इसमें कूद रहा है, और फिर चाइना और रशिया का, जैसा आप भी जिक्र आया, चाइना का मैंने जिक्र किया, चाइना ने एक तरीके से अमेरिका को भी जो है वो अपना तेवर दिखाया है, पुतिन कह ही चुके हैं। तो विश्व युद्ध की भी चर्चा खूब हो रही है लगातार पिछले 2 दिनों से। क्या हालात वास्तव में ऐसे हैं? नहीं रामप्रकाश जी, इसमें एस्केलेशन का जो लेड, हर एक युद्ध के अंदर एस्केलेशन का लेडर होता है। बेसिकली क्या है कि अगर अमेरिका इसके अंदर कूदा और कहीं पे इधर उधर जो जिसको प्लस माइनस कहते हैं कि कोई ऐसी चूक हुई, उसमें चाइना वगैरह, देखिए कोई भी देश आज की तारीख में युद्ध में उतरने के लिए आमतौर पे तैयार नहीं होता है। अगर आप इसराइल को छोड़ दें तो ट्रंप सोचते भी नहीं कभी। लेकिन इसराइल चूंकि उनकी बिगड़ैल औलाद है और मिडिल ईस्ट का सारा हिटमैन का काम वही करता है अमेरिका के बिहाफ पे, इसलिए इसराइल को वो अपने उस पर नहीं छोड़ सकते जो हालात बन रहे हैं। इसलिए ट्रंप को आना पड़ेगा। लेकिन अगर इसमें कहीं ऊक चूक हुई, अगर मान लीजिए मिडिल ईस्ट के किसी देश के ऊपर ईरान ने 2-4 मिसाइलें मार दी, क्योंकि अमेरिका के तो अड्डे आपको पता ही है, हर जगह पे उनके अड्डे हैं मिडिल ईस्ट में। वहां पर अगर कोई हमला होगा तो कोई देश उसको कैसे रिएक्ट करेगा, वो स्थिति बनेगी। उसमें बेसिकली डायरेक्टली कोई अपनी इच्छा से नहीं आएगा। लेकिन अगर प्रेस टू वॉल की स्थिति है तो फिर अनफॉर्चुनेटली वो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इसमें सारे का सारा जो ट्रंप है वो इंपॉर्टेंट, ट्रंप का रोल, ट्रंप क्या करते हैं उससे तय होगा कि ये किस दिशा में जाएगा। अगर ट्रंप केवल बाहर से समर्थन देते रहते हैं इसराइल को और खुद युद्ध में नहीं कूदते, चाहे वो B-2 बम्बर भेजना हो चाहे कुछ और हो, तो फिर ऐसा लगता है कि फिर शायद विश्व युद्ध ना हो। लेकिन अगर अमेरिका बीच में आया और ये जो लेडर है एस्केलेशन का वो बढ़ता है, तो फिर इसमें किसी भी दिशा में बात जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। जी, अब अगर ये जो हालात हैं जितने बिगड़ चुके हैं, जिस तरीके से बाकी देशों का इसमें, अब बाकी देशों की एंट्री होती जा रही है, अगर हम इस तरीके से इस हालात में बात करें, एक तरफ ईरान कह रहा है कि 3 साल युद्ध लड़ने का हथियार हमारे पास है, दूसरी तरफ इजराइल जो है वो लगातार मदद मांग रहा है। अमेरिका का भी आपने जिक्र किया, अगर वो बाहर खड़ा रह जाता है, मान लीजिए बाहर खड़ा रहता है, जैसा शुरुआत में यूक्रेन को दिखाया गया था कि यूक्रेन का समर्थन कर रहा है अमेरिका, उस हालात में इजराइल क्या करेगा? क्या विकल्प बचेंगे उनके पास? कितने दिन ईरान जैसे देश का सामना कर पाएंगे वो?
नहीं, राम प्रकाश जी, तय मान के चलिए, अगर अमेरिका इस युद्ध में नहीं आता है तो इसराइल के लिए फेस सेविंग ग्रेस बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये बिल्कुल स्पष्ट मान करके चलिए। जितना भी उनका वाइटल और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो मिलिट्री हो चाहे सिविलियन हो, किसी को नहीं बख्श रहा है ईरान। और छोटा, वही मैं कह रहा हूँ, छोटा देश होने के नाते वहां की तबाही ज्यादा अपेरेंट होगी। ईरान बड़ा देश है, वहां पर आप कितना ही नुकसान कर लेंगे तो बहुत बड़े देश में वो चीजें उस पैमाने पे नहीं आती जो इसराइल में अभी से पहले दिखने लगी है। और वो सारी वीडियोज आप दर्शकों को दिखाइएगा तो उसमें सारा स्पष्ट हो जाएगा कि जो चीजें इसराइल दूसरे देशों में करता था, उसकी सड़कें देखिए आप कैसे वीरान है, उसकी बिल्डिंग्स कैसे वीरान है, उसका स्टॉक एक्सचेंज कैसे धू धू करके जल रहा है, उसके सेंट्रल तेल अवीव के अंदर किस तरह के विस्फोट हो रहे हैं। वो सारी चीजें अब दर्शकों को दिखाएंगे तो उनको समझ में आएगा कि इसराइल बेशक मीडिया में कोई बात आने दे या ना दे, क्योंकि बेसिकली वेस्टर्न मीडिया इसराइल की टोन्स पे नाचता है, हमेशा उनकी ट्यून्स पे नाचता है। लेकिन हकीकत में जो खबरें आ रही हैं वो इसराइल के अंदर बहुत जबरदस्त पैनिक है, भगदड़ है। वहां के नागरिक बेचारे की हालत यह है कि वो बंकर्स के अंदर ही रहने को और मेट्रो स्टेशन के अंदर रहने को मजबूर है, वहीं तक सीमित हो गए हैं, सड़कें खाली पड़ी हैं, बाहर निकलने की वो है। तो ये सारे का सारा वो उस बड़ी चीज का है जिसको छुपाया जा रहा है अमेरिकन मीडिया के द्वारा, वेस्टर्न मीडिया के द्वारा। हकीकत में ये है कि इसराइल के अंदर अफरा तफरी ज्यादा है विज विज ईरान, क्योंकि वो बड़ा देश है, बड़ी आबादी है और बड़ा एरिया है, बड़ा क्षेत्रफल। तो जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है उनको फिलहाल बिना अमेरिका की मदद के इसराइल के लिए पार पाड़ा कि इसराइल और ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर जो परमाणु है उसको खत्म कर पाएंगे। इसमें मुझे गंभीर शक है, क्योंकि उनके मंत्री खुद ये कह चुके हैं कि हमारे पास वो सारा उपकरण नहीं है, हमारे पास बंकर बस्टर्स बम नहीं है जिससे हम फोर्डो प्लांट तक जाकर के उसका नुकसान कर सकते। नहीं, रूस का सर यूक्रेन के साथ युद्ध में व्यस्त होना भी एक बड़ी वजह है इजराइल के अटैक करने का। उसको लग रहा था कि ईरान के पास जो सबसे बड़ा बैकअप है रूस का, वो अभी खुद उलझा हुआ है और शायद ये वजह भी मानी जा रही है जिसकी वजह से रूस अभी सीधे तौर पर एंटर नहीं कर रहा है ईरान के साथ और इसलिए युद्ध लंबा खींच रहा है। नहीं, निश्चित तो युद्ध तो लंबा नहीं खींचता। देखिए आज तो 7 ही दिन हुए कहने को, किसी भी इतने बड़े मामले में 7 दिन कोई लंबा टाइम नहीं होता। रशिया के जब भी कोई आप इस तरह का प्लान करते हो, इसमें अमेरिकन सीआईए डायरेक्टली इन्वॉल्व है। उन्होंने प्लान दिया, नेतन्याहू ने खुद, ट्रंप ने बताया कि मेरे पास उन्होंने पूरी योजना बताई थी और हमसे पूछे बिना हमला कर दिया, यानी कि ही वॉज प्रिवी टू ऑल दोज डिटेल्स। तो उसमें सारे पहलू देखे जाते हैं, इंटरनेशनल सिनेरियो क्या है, रशिया की क्या पोजीशन रहेगी, ईरान अपने क्या ईरान के साथ अपने, चाइना किस तरह का रोल करेगा, पाकिस्तान किस तरह का रोल करेगा। इसलिए आपने देखा होगा पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, फील्ड मार्शल मुनीर को कल लंच करा रहे थे ट्रंप, तो वैसे नहीं करा रहे। वो उसमें दोनों ही एंगल है कि तुम एक तो इनकी तरफ मत, इनकी मदद में मत आना ईरान की तरफ से, दूसरा जिस तरीके से कि मध्यस्थता की जरूरत पड़े तो तुम मदद करो। पुतिन ने जब कहा कि मैं मध्यस्थता कर सकता हूं ईरान और इनके बीच में, तो उन्होंने कहा कि पहले आप अपनी यूक्रेन के साथ कर लीजिए। तो किसी भी रूप में पुतिन का या चाइना का रोल भी स्वीकार करना नहीं चाहते ट्रंप और नेतन्याहू। तो वो सारी स्थितियां हैं बेसिकली। और कुल मिलाकर के जो ये हमला हुआ इसमें निश्चित तौर पे पूरा जो ग्लोबल सिनेरियो है कि पुतिन कहाँ फंसे हुए हैं, चाइना की क्या प्रायोरिटी रहेगी, कौन कितना खुल कर आएगा, कौन छुप के आएगा, वो सारी चीजें पहले फैक्टरी इन कर ली जाती है जब इस तरीके का ऑपरेशन होता है। जी, अब इस समय भारत के लिए परिस्थितियां ज्यादा जो है मुझे लगता है विपरीत हो रही हैं, क्योंकि भारत एक तरफ अमेरिका इजराइल के फेवर में खड़ा है, दूसरी तरफ भारत का पुराना साथी ईरान रहा है और अभी वर्तमान में इजराइल आज की सत्ता के हिसाब से जरूरत बन चुका है। शायद ये वजह है कि भारत की दिक्कत ज्यादा है सर। देखिए जो नेतन्याहू की असली ताकत क्या है राम प्रकाश, दर्शक भी समझते हैं। जो मिलिट्री ग्रेड के सॉफ्टवेयर वो देशों को जासूसी करने के लिए देता है, चाहे वो पेगासस हो चाहे बाकी दुनिया भर की चीजें हो, चाहे ईवीएम हैकिंग के लिए जो भी वो खेल करता है, तो तमाम दुनिया के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं कि सबकी कोई ना कोई कमजोर नस उनके पास है। और ट्रंप का तो आपको पता ही है, उनकी तो एप्स्टीन फाइलों का जिक्र एलन मास्क कर चुके हैं। तो नेतन्याहू जिस तरीके का व्यक्ति है, अगर ट्रंप अपने राजी खुशी मैदान में नहीं आते तो उनके पास उनका वो मसाला भी है जिसको दिखाने के बाद ट्रंप को मैदान में आना पड़ेगा। क्योंकि ये मान के चलिए कि नेतन्याहू अगर अपने स्टेटेड ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाए तो उनकी पोजीशन एज प्रधानमंत्री और एज ए राजनेता इसराइल के अंदर अनटेनेबल हो जाएगी और उनको इसराइल छोड़ के भी भागना पड़ सकता है, ये मान करके चलिएगा। अभी तक वो जितना भी सत्ता में लंबे समय तक खींचते रहे, चाहे उनका बहुमत कम हो या ज्यादा हो, वो केवल और केवल युद्ध उन्माद में पूरे इसराइल को लगातार सालों से उन्होंने युद्ध उन्माद में उलझाया हुआ है। कभी हमास के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, कभी इसके नाम पर, कभी उसके नाम पर। पहली बार ईरान को इतना जबरदस्त रिटेलिएशन मिला है इसराइल को, जिसके बाद इनको, मतलब आप सोचिए ना कि ट्रंप से किस तरीके से मदद मांग रहे हैं।
किस तरीके से उन पर दबाव बढ़ा रहे हैं। ये साधारण परिस्थितियां नहीं है, ये असाधारण परिस्थितियां हैं और इसमें ट्रंप को भी जो फैसला लेना पड़ेगा वो सोच समझ के लेना पड़ेगा, वरना अमेरिका के जो आज हालात, जिस तरीके से उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग डाउन हो रही है, जिस तरीके से अमेरिका की 60% जनता खिलाफ है, 53% रिपब्लिकन खिलाफ है अमेरिका के इजराइल युद्ध में उतरने के, तो क्या वो फिर भी ये फैसला उठाएंगे? क्या ये मिसएडवेंचर साबित हो जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि नेतन्याहू को बचाते हुए खुद इम्पीच हो जाए, ऐसी भी स्थिति बन सकती है। इसीलिए ट्रंप को बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा, वरना आपको पता है वो जिस तरह के व्यक्ति हैं वो अभी तक ये सारे खेल में कूद चुके होते हैं, उनको जमा घटा गुना भाग सारी चीजें करनी पड़ रही है। यही कारण है कि मामला लंबा खिंच रहा है और इजराइल की सांसें लगातार फूलती जा रही है। बिल्कुल, अब फिलहाल स्थितियां विपरीत हैं। ट्रंप को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी संसद के अंदर, माफ कीजिएगा, ईरान की संसद के अंदर, ईरान में सदन के अंदर जो है अमेरिका के झंडे जलाए जा रहे हैं, अमेरिका के विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। वहां तक तो फिर ठीक है, लेकिन अमेरिका के अंदर भी ट्रंप का विरोध हो रहा है, यूएस इजराइल युद्ध का विरोध हो रहा है। ये हालात सामान्य नहीं है, ये परिस्थितियां सामान्य नहीं है। शायद यही वजह है कि ट्रंप साहब को अभी तक इंतजार करना पड़ रहा है। इजराइल के लिए सीधे वो युद्ध में नहीं उतर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।